हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन बेटा। तो अभी तक के वीडियो सेशंस में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। जैसे पहले बताया, चैप्टर नंबर 5 छोटा सा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें उसमें से डिलीट हो गई हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब अभी तक हमने पढ़ा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हमने, स्टेशनरी चार्जेस के बारे में देखा, फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा हमने, फिर चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा कि मूविंग चार्जेस जो होंगे उनके अराउंड क्या होगा, या कहीं पे भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। नाउ क्रिस्टन ऑर्स्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था वो एक रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट था, और आज से कहीं 200 साल पहले तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग पढ़ा जाता था। लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट है क्रिस्टन ऑर्स्टेड का, जिसके बेसिस पे ये कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू इनसेपरेबल थिंग्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू इनसेपरेबल थिंग्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिंपली क्या है? Whenever there is a change in the magnetic field or magnetic flux linked to a coil, किसी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है या जो उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रही है, तो उसके अंदर अगर वेरिएशन आएगा तो उस कॉइल के अंदर पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से एक करंट इंड्यूस हो जाएगा बेटा। तो ये कह सकते हैं कि द इंडक्शन ऑफ करंट the current is produced in a coil when the magnetic field or magnetic flux linked to that coil is changed। जब भी किसी एक कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है, उसको अगर मैं वेरी करूंगा, वो वेरिएशन किसी भी तरह से हो सकता है। वो वेरिएशन किसी भी तरह से हो सकता है। अगर मैं वो वेरिएशन करूंगा तो उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस है वो उस कॉइल के अंदर, अगर क्लोज्ड कॉइल है तो उसके अंदर एक करंट फ्लो कराएगी। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज की डेट में आप जो भी डेवलपमेंट देख पा रहे हैं, जितने भी आप गैजेट्स यूज कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो सारा का सारा किससे पॉसिबल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, या हम बात करें एसी जनरेटर जो होता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है किसी जनरेटर से, वो अल्टरनेटिंग करंट देता है, वहां पे किसका फिनोमेना यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और एसी के अंदर सबसे अच्छी यूनिक फीचर क्या है कि एसी को हम लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ लॉस। ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या किया जा सकता है? ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है टू वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। और इसी बेसिक फैक्ट का यूज किया जाता है। और जितना भी आप अपने घरों में गैजेट्स यूज कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे एसी पे वर्क करते हैं, और वो सारा का सारा पॉसिबल है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये तो कहा हमने कि क्रिस्टन ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, और उसके बेसिस पे कहा गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू इनसेपरेबल थिंग्स। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो इनसेपरेबल थिंग्स हैं। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ के एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और जिसका एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फेरेडे, उस टाइम पे फेरेडे जो थे, माइकल फेरेडे, उनको कहा गया ही वाज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ फिजिस्ट या साइंटिस्ट थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। ही डिड नॉट हैड एनी फॉर्मल एजुकेशन, उनकी कोई एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी वो काफी लोगों के साथ काम किया उन्होंने, और उसी के साथ साथ उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनके बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, बहुत सारे लॉज दिए। ठीक है बेटा, अब जो माइकल फेरेडे थे वो यूरोप के अंदर, और हेनरी करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने यूएसए के अंदर कुछ एक एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाया हमें, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज ऑफ इंडक्शन जो है वो हम पढ़ते हैं, या वो उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, उन एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस थी उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज दिए, जिनको हम लोग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब
तीन एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं आप बोर्ड पे, पीछे तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं। हम इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को समझेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस हुआ या कैसे करंट इंड्यूस हुआ। तो उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आए। तो जैसे पढ़ा हमने या मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा किसी एक कॉइल में जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैं वेरिएशन कर रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या दिख रहा है हमें, एक कॉइल है जिसके अंदर काफी सारे टर्न्स हैं और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है। एक बार मैग्नेट है जिसको या तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या मैं बार मैग्नेट को इसके तरफ मूव करूं या बार मैग्नेट को इससे अवे मूव करूं। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि अगर इस बार मैग्नेट को वो कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। और सपोज किया मैं नॉर्थ पोल को लेके आ रहा हूं, तो सपोज किया राइट में डिफ्लेक्शन आ रही है, तो अगर मैं इसकी मोशन को रिवर्स करूंगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन की उल्टी हो जाएगी, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा कि अगर जैसे मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल को मूव कर रहा हूँ, साउथ पोल को मूव करूंगा तो भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी ऑपोजिट। और जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। यहाँ पे मुझे इस कॉइल के अंदर करंट है या नहीं है वो पता करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, या उस टाइम पे हेनरी और फेरेडे ने क्या यूज किया, गैल्वेनोमीटर यूज किया, ठीक है बेटा। तो क्या समझ में आ रहा है कि इसके साथ जब मैं इस नॉर्थ पोल को लेके आ रहा हूं तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं इस कॉइल को वो इंक्रीज करेंगी और जिसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स का चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स के चेंज की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और वो ईएमएफ क्या फ्लो कराएगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या फ्लो कराएगा, एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो कराएगा। दैट विल मेक और द इंड्यूस्ड करंट इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल व्हिच इज डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब जब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, जब मैं इसको, एक तो केस मैंने अज्यूम किया कि जब मैं इसको पास लेके आ रहा हूं, जब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं तो क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डिक्रीज कर रही है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ जो लिंक हो रही है वो डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और सेकंड केस क्या किया गया कि इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखा गया, इस कॉइल को मूव कराया गया। सेकंड केस क्या हो गया कि इस बार मैग्नेट को कांस्टेंट रखा या स्टेशनरी रखा और इसको मूव कराएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रही है उस कॉइल के साथ वो चेंज हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रही है वो अगर चेंज करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और ऐसे ही जैसे इसको स्टेशनरी रखा, इसको पास लेके आए तो सर्टेन डिफ्लेक्शन आया और जब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले गए तो वही डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स हो गया या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इस तरह से क्या समझ आया है इस एक्सपेरिमेंट से इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आया, बेसिक कंक्लूजन ये निकला कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, या उन्होंने ये भी देखा कि अगर इस मैग्नेट को और कॉइल को मैं स्टेशनरी रखता हूं, दोनों को स्टेशनरी रखता हूं और अगर मैं इस मैग्नेट को एक और ज्यादा हायर पावर का एक मैग्नेट यूज करूं या हायर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का एक मैग्नेट यूज करूं और लेकिन दोनों स्टेशनरी है, लेकिन दोनों क्या है, स्टेशनरी हैं, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस केस में whenever there is no relative motion between the magnet and the coil, that there is no current induced in the coil, ठीक है। whatever be the magnet, whatever be the strength of the bar magnet कितना stronger magnetic field दे रहा है उससे मतलब नहीं है, जब तक इन दोनों के बीच में relative motion नहीं हो रहा है। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसको ऐसे ही, इस मैग्नेट को ऐसे ही रोटेट कर रहा हूं, स्टेशनरी है यहाँ पे लेकिन मैं उसको अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, ऐसे यू रोटेट कर रहा है, तो इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रही है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर ये रोटेशन ऐसे होता है, अभी नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये अगर ये हो जाएगा बेटा, अगर ये हो जाएगा तो करंट इंड्यूस होगा, अगर ये हो जाएगा तो करंट इंड्यूस होगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हो गया
फिर दोबारा ये हो गया, फिर दोबारा ये हो गया, तो इस केस में करंट इंड्यूस होगा। तो बेसिक आइडिया क्या समझ में आया कि व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल देयर विल बी अ करंट इंड्यूस्ड। ठीक है, अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने कि हमें पता है कि भाई बार मैग्नेट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने क्या किया कि ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया। क्या किया गया सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया गया। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या था, यहाँ पे बार मैग्नेट था। अब वहां पे हमने पढ़ा है कि कोई एक करंट कैरिंग कॉइल, कोई भी एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगी, और इस केस में भी क्या किया उन्होंने, और इस तरह से समझा उन्होंने, या ये कहे कि सिर्फ ईएमएफ इंड्यूस, उनका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट करने का जो पर्पस था वो यही था कि सिर्फ मैग्नेट और कॉइल लेके तभी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, हम इस मैग्नेट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस इट बाय अ करंट कैरिंग कॉइल, जिसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अब इन दोनों कॉइल्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, इन दोनों कॉइल्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, करंट होगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे भी इस केस में ये कहा गया कि इस केस में हम दोनों को मूव नहीं कर रहे हैं, इसमें स्टेशनरी रखा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट ये रहा। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ आ गया हमें। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या देखा हमने, कॉइल के आसपास किसको हमने मूव कराया, किसी एक बार मैग्नेट को मूव कराया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या था और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था। सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो बार मैग्नेट था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, एक करंट कैरिंग कॉइल से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे भी करंट कैरिंग कॉइल है, इसमें क्या रखा, दोनों को स्टेशनरी रखा, लेकिन इसमें दोनों को मूव किया। यहाँ पे ये टैपिंग की जो है ये एक की रोल प्ले करेगा। तो पहले सेकंड एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्लियर है हमें, सेकंड एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि ये जो बार मैग्नेट था ये किससे रिप्लेस हो गया, ये करंट कैरिंग कॉइल से रिप्लेस हो गया। अब करंट कैरिंग कॉइल है तो करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पढ़ी है आपने, हमने सर्कुलर लूप्स बनाएंगे, तो वो सर्कुलर लूप हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब अगर मैं इस कॉइल को, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ये कॉइल 1 हो गई, ये कॉइल 1 हो गई, ये कॉइल 2 हो गई। तो अब अगर मैं कॉइल 1 के अंदर करंट फ्लो करा रहा हूं, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक होगी, और इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। और उसके लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जैसे मैं इस कॉइल को कॉइल 2 को इसकी तरफ मूव कर रहा हूं, तो सर्टेन डिफ्लेक्शन आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा तो डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट होगा। मैं इस कॉइल को, इस वाली कॉइल 1 को मूव कर रहा हूं कॉइल 2 की तरफ, तो सर्टेन डिफ्लेक्शन आया, मैं इसको अवे मूव करूंगा तो वही डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। तो बेसिक आइडिया क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, बार मैग्नेट को किससे रिप्लेस कर दिया गया, बार मैग्नेट को किससे रिप्लेस कर दिया गया, एक करंट कैरिंग कॉइल से रिप्लेस कर दिया, एक करंट कैरिंग कॉइल से रिप्लेस कर दिया गया। जिससे हुआ क्या, जिससे बेसिकली हुआ क्या कि जो काम बार मैग्नेट कर रहा था, जो यहाँ पे बार मैग्नेट कर रहा था, वही काम अब कौन कर रहा है, ये करंट कैरिंग कॉइल कर रहा है। द सेम वर्क इज डन बाय द करंट कैरिंग कॉइल। तो इसमें भी क्या हुआ, अगर ये दोनों स्टेशनरी होंगे, ये भी देखा गया कि अगर ये दोनों स्टेशनरी होंगे तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पे भी पता चला, जैसे यहां पे भी समझ आ गया हमें कि whenever there is a relative motion between the bar magnet and the coil, the current will be induced। और ये भी देखा गया कि अगर इसको फास्टर मूव कर रहे हैं तो करंट इंड्यूस डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, और अगर इसको स्लो मूव कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा भी देखा गया कि इसके अंदर, इन कॉइल्स के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया जाए तो भी डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। जैसे पढ़ा है कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रही है किसी भी एक कॉइल के साथ, वो बहुत ज्यादा चेंज कर जाएगी। तो सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया,
इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा गया है, और इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रही है वो वेरी करेगी। कैसे? दोनों में से किसी के भी मोशन से, यानी कि इसको मूव कर रहा हूं, इसको स्टेशनरी रख रहा हूं, इसको स्टेशनरी रख रहा हूं, इसको मूव कर रहा हूं, टू एंड टुवर्ड्स एंड अवे, दोनों ही केस में, ठीक है। और अगर ये दोनों स्टेशनरी हैं तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था? बार मैग्नेट था और कॉइल था। ये समझा हमने कि इन दोनों के रिलेटिव मोशन से क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? जो बार मैग्नेट है उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया? एक करंट कैरिंग कॉइल से रिप्लेस कर दिया गया। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब थर्ड केस में क्या किया गया? बेटा थर्ड केस में ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेटिव मोशन ही होना जरूरी है। ऐसा देखा गया कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि अगर मैं इन दोनों कॉइल्स को स्टेशनरी रखूं तो भी क्या करंट इंड्यूस हो सकता है? ऐसा सोचा गया और ऐसा देखने की कोशिश की गई। अब इसमें क्या किया गया? यहाँ पे करंट कैरिंग कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये स्विच ऑन है तो एक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही इस स्विच को की को ओपन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। पहले सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड थी, इसको मैंने की को ओपन किया, ठीक है। इस की को ओपन किया, या पहले सपोज किया की ओपन है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो है। फिर जैसे इसको ऑन किया वैसे ही मोमेंटरली देयर विल बी अ मोमेंटरली डिफ्लेक्शन आएगा। और यहाँ पे ये जो हमने सोर्स लगाया है ये क्या दे रहा है? स्टेडी करंट दे रहा है। तो जब हमने इसको ऑन कर दिया, इस स्विच को ऑन कर दिया, जब स्विच ऑन करेंगे तब मोमेंटरली बहुत छोटे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर जब ऑन कर दिया आपने तो वहां पे क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस करंट फ्लो कर रहा है या एक स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है। और जब स्टेडी करंट फ्लो कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है वो नहीं हो रहा है। तो जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा या स्टेडी करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा। इनिशियली जब ये स्विच ऑफ है और एकदम से हमने ऑन किया, इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड पहले जीरो थी और जैसे ही हमने ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड एकदम से बढ़ गई। तो किसका वेरिएशन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन हो गया, जीरो से मैक्सिमम तक चली गई। समझ आ रही है ये बात? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? जीरो से मैक्सिमम तक चली गई। इसीलिए शॉर्ट मोमेंट के लिए या बहुत मोमेंटरली एक डिफ्लेक्शन आया। लेकिन जब ये ऑन हो गया फिर स्टेडी करंट हो गया। फिर मैं इसको ओपन कर दूं तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी, फिर जीरो हो गया एकदम से, फिर अभी क्या हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बी हुई, फिर अब जब स्टेडी स्टेट आ गई थी तो मैग्नेटिक फील्ड बी से जीरो हुई। तो जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो दोनों केस में ऑपोजिट होगा। जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर का वो दोनों केस में ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बी हुई और बी से जीरो हुई। इस केस में आपने मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को इंक्रीज किया, इस केस में आपने डिक्रीज किया। तो दोनों ही केस में, इन दोनों केसेस की बात की जाए तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। तो ये समझा गया इन तीनों एक्सपेरिमेंट से। जैसे पहला क्या समझा गया कि बार मैग्नेट अगर और कॉइल है साथ में तो उन दोनों के बीच में कैसा मोशन होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए? देयर हैज टू बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल। और अगर फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट किस थॉट से किया गया? सेकंड एक्सपेरिमेंट इस थॉट से किया गया कि क्या हम किसी एक बार मैग्नेट के बजाय कुछ और चीज यूज कर सकते हैं। तो ऐसा सोचा गया कि भाई करंट कैरिंग कॉइल जो है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है और पढ़ा है हमने किसी भी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नॉर्थ साउथ पोलैरिटी होती है। तो बार मैग्नेट को किससे रिप्लेस कर दिया गया? एक करंट कैरिंग कॉइल से रिप्लेस कर दिया गया। और इसमें भी देखा गया कि अगर ये दोनों कॉइल्स स्टेशनरी, जैसे इसमें देखा गया था कि ये दोनों चीजें अगर स्टेशनरी होंगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इस केस में भी देखा गया कि ये दोनों स्टेशनरी है, इसमें चाहे कितना भी करंट फ्लो करा लीजिए आप, कितना ही स्ट्रॉन्गर करंट फ्लो करा लीजिए, कितना ही हायर करंट फ्लो करा लीजिए, जो ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगा। तो ये देखा गया कि इन दोनों का
इन दोनों का क्या होना जरूरी है, इन दोनों का रिलेटिव मोशन होना जरूरी है फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। पहले क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा बेटा। ठीक है, सो पहले क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस होगा। अब इसी चीज को थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक और तरह से समझा गया कि अगर यहाँ पे देख रहे थे कि दोनों कॉइल्स को मूव करना पड़ रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है इस कॉइल और इस कॉइल के बीच में, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, इन दोनों के बीच में क्या रखा गया, इन दोनों को क्या रखा गया, स्टेशनरी रखा गया और यहाँ पे क्या रखी गई, एक की रखी गई। तो की से क्या होगा, जैसे बताया मैंने, की ओपन है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। की को क्लोज किया, मैग्नेटिक फील्ड बी आ गई। तो जब जीरो से बी हो गई तो मोमेंटली डिफ्लेक्शन हो गया। और पता है हमें, जैसे इसको ऑन करेंगे एक स्टेडी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जब स्टेडी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फिर दोबारा से मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो अभी क्या था, जब स्टेडी स्टेट थी तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, बी थी, और मैंने इसको ओपन कर दिया, एकदम से क्या हो गया, जीरो। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बी गई और सेकंड केस में क्या हुआ, बी से जीरो हुई। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में समझा हमने, जीरो से बी के लिए जो डिफ्लेक्शन आ रही थी वो, और बी से जीरो के लिए जो डिफ्लेक्शन आएगी वो दोनों क्या होंगी, ऑलवेज ऑपोजिट होंगी। तो इस तरह से इसमें इन तीनों एक्सपेरिमेंट से समझा गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन तीनों एक्सपेरिमेंट से समझा गया व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फेरेडे ने और हेनरी ने, दोनों ने ये डिफरेंस अलग अलग जगह पे, दोनों एक्सपेरिमेंट्स या ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है अलग अलग किए, और इसी के बेसिस पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आए बेटा, जिनको हम लोग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स एक तरह से वेरीफाई करते हैं, या इन ऑब्जर्वेशंस, इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आए। ठीक है बेटा, तो आज के डिस्कशन में क्या क्या हुआ, आज हमने सिंपल इंट्रोडक्शन लिया है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने आज सिर्फ चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन लिया है, जिसमें हमने समझा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, a current is induced, a current is produced or induced in a coil when the magnetic, सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज, जब भी किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो उसके साथ लिंक हो रहा है वो चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, एंड दैट ईएमएफ और इंड्यूस्ड विल लास्ट एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि वो जो इंड्यूस करंट है या वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो तब तक रहेगा जब तक चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, जब तक क्या हो रहा है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, अगर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड नहीं हो रहा है, देयर इज नो वेरिएशन इन द, इफ देयर इज नो वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, जब भी किसी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रहा है उसके अंदर वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब करंट इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जैसे इसमें समझा हमने कि आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट ले लीजिए, अगर कॉइल और मैग्नेट स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे अगर ये दोनों स्टेशनरी हैं, इसमें चाहे आप कितना ही स्ट्रॉन्गर करंट फ्लो कराइए, देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए किसका वेरिएशन होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन एक्सपेरिमेंट्स जो थे फेरेडे के, ये एक तरह से ये वेरिफिकेशन थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए बेटा। ठीक है, तो
तो आज के सेशन में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है वो समझा और हमने फेरेडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, फेरेडेज लॉ ऑफ इंडक्शन नहीं डिस्कस किया, हमने फेरेडे और हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उन एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस किया बेटा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था उसके अंदर क्या क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, या एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या हुआ, जो जो चीजें हमने समझी वो। तो इसको क्या करना है अब आपने एनसीईआरटी के फर्स्ट 3 पेजेस जो है एनसीईआरटी के वो यही है, इन 3 एक्सपेरिमेंट्स में ही फर्स्ट 3 पेजेस दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को आपने बहुत अच्छे से रीड करना है, इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझना है और इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की हेल्प से सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपने नोट्स के फॉर्म में लिखना है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फेरेडेज के और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस किए आज के सेशन में। बहुत अच्छे से देखें बेटा इस वीडियो को और एनसीईआरटी की हेल्प से इसके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चे।